हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवत्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ रेस्पिरेशन का थर्ड पार्ट। पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट किया, देन क्रैब साइकिल। आज अपन पढ़ेंगे ईटीएस। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपने फुल तैयारी कर ली, प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह कर लिया, दिमाग में सारे क्वेश्चन बिठा लिए और परीक्षा हॉल में चले गए, पेपर फिर भी सही नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण है? कभी सोचा आपने? ऐसा कारण है एक चीज़ जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, वो है इंटरेस्ट। सोचिए, क्या आपने वो इंटरेस्ट पैदा किया जो पिक्चर देखते जाने से पहले हमने इंटरेस्ट पैदा किया था? जब आप पिक्चर देखने जा रहे हो, आपका मन में एक्साइटमेंट है, आज मज़ा आएगा। जिस दिन वो मज़ा आपका आ गया परीक्षा हॉल में जाने से पहले, आज मज़ा आएगा परीक्षा देने में, उस दिन आप सक्सेस हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपन। टॉपिक हमारा है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये टॉपिक वो टॉपिक है बेटा जो बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि अभी मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस बता दिया, क्रैब साइकिल बता दिया, और ये भी कंफर्म कर दिया ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी बनता है, क्रैब साइकिल में 30 एटीपी बनती है, और रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस में 38 एटीपी बनती है। अब आपके मन में या कई बच्चों के मन में होता है, ये बला क्या है, ये इसकी ज़रूरत क्या है? जब हमारा एनर्जी बजट कंफर्म हो गया तो हमें अब नया पॉइंट करने की क्या ज़रूरत है? ये वो चीज़ है बेटा, आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ। एक तो आपने एटीपी सुना है जो डायरेक्ट निकल रही है, एक NADH2 निकल रही है, एक FADH2 निकल रही है। ये एटीपी डायरेक्ट निकल रही है तो समझ आ गया हमें। बट NADH2 और FADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और क्रैब साइकिल में निकल रही है, वो क्या है? इसको ऐसे समझो बेटा, एटीपी वो है जो आपके पास खुद के पास करेंसी है, नोट है, आप उसको खर्च कर सकते हैं, बट इजीली खर्च कर सकते हैं। बट NADH2 FADH2 वो है जो आपके बैंक में पड़ा है, या यूं कहिए आपके ATM में पड़ा है। बैंक में पड़ा, इट मीन्स आप बैंक में जाएंगे, प्रोसेस को भरेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करके उसको काउंटर पे जाएंगे, वो फिर आपको कैश देगा, फिर आप इंजॉय करेंगे। मतलब वो आपकी एटीपी बाद में आपके पास आएगी। या आप ATM पे गए, ATM पे आपने कार्ड निकाला, कार्ड डाला, पिन जनरेट किया, पिन एंटर किया, फिर जो आपने यूज़ करना है उसको यूज़ किया, और फिर आप में से पैसे ATM से बाहर आएंगे, वो आपकी एटीपी बनेगी। इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में ये समझिए, ETS जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो NADH2 और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये ATP में कन्वर्ट करेगा इन दोनों को, ATP में, इसको भी ATP में और इसको भी ATP। इट मीन्स आपने अभी पढ़ा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक NADH2 = 3 ATP और एक FADH2 = 2 ATP। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया, वो तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, हो गया। परंतु अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने ये देखना है, ये NADPH2 किस प्रकार ATP में बदलेगी, किस प्रकार प्रोटॉन ग्रेडियंट आ रहा है, किस प्रकार प्रोसेस हो रहा है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी थ्योरी भी बना दी है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आप इसकी थ्योरी भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, थ्योरी तैयार। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको, ठीक है। लिख दिया मैंने 2-2, 3-3 पॉइंट। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज, ये देखिए आगे ना बात, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज एंड प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वाटर। जो उसके अंदर मेटाबॉलिक वाटर होता है वो प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होंगे। 2 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे बोलते हैं ETS, और सेकंड प्रोसेस पढ़ेंगे इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ETS में, 2-2, 3-3 पॉइंट फिर मैंने इसमें लिख दिए। NADH2 and FADH2 obtained from glycolysis and Krebs cycle enter in electron transport chain and form water molecule by oxidation with the help of molecular oxygen। देखो कितना क्लियर हो गया भी, NADH2 FADH2 ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल से बनेंगे
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेंगे और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की हेल्प से वो ऑक्सीडेशन करके अपना ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्टिवेट हो जाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर। अब एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी के फॉर्म में, एटीपी सिंथेसिस के फॉर्म में आएगी। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 टू FADH2, मतलब इसमें से NADH2 एंड FADH2 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और प्रोटॉन निकलते रहेंगे उसके अंदर। क्लियर। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड कहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक्स। याद रखना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेट होता है या वहाँ होता है ये सारा प्रोसीजर, इसलिए उसके मैट्रिक्स में जाके सारा इकट्ठा हो जाएगा और वहीं इसीलिए अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज वहाँ बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसको प्रोसेस को करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ना भी इसको NADPH2 एक प्रकार का हमारे पास वो करेंसी है जो ATM में या बैंक में पड़ी है, उसके लिए फॉर्म भरेंगे जैसे मैंने आपको बताया, या ATM में कार्ड लगाएंगे तब हमारे पास वो करेंसी आएगी। तो सेम पॉइंट, इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ कैरियर हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किस पर वो काम करते हैं। तो देखें टाइप ऑफ कैरियर, 4 प्रकार के कैरियर पाए जाते हैं इसके अंदर बेटा। वाहक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, 4 प्रकार के वाहक होते हैं। एक फ्लेवोप्रोटीन, साइटोक्रोम्स, यूबिक्विनोन और आयरन सल्फर प्रोटीन, ये 4 प्रकार के कैरियर है। क्या क्या होते हैं देखिए, फ्लेवोप्रोटीन में FAD और FMN होगा और मैंने लिख दिया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेने और देने, टेकन एंड गिवन दोनों कंडीशन करने का काम करेगा, या ले भी सकता है और दे भी सकता है, 2 याद रखना फ्लेवोप्रोटीन। आगे चलिए, सेकंड पॉइंट क्या है, साइटोक्रोम, इसमें हिम होता है, याद रखना हिम नामक वर्णक पाया जाता है इसमें। और ये 5 प्रकार के होते हैं साइटोक्रोम, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C1। और ये क्या करता है फिर बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन देने और लेने की क्षमता रखता है। इसमें 2 है तो इसमें ओनली 1 है। तीसरा पॉइंट देखिए, यूबिक्विनोन क्या होता है, इसको को एंजाइम क्यू भी क्या होता है, ये लंबी हाइड्रोफोबिक चेन होती है जो 5 कार्बन की आइसोपाइरिनाइड्स की बनी होती है। याद रखना, ये छोटे छोटे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। हाइड्रोफोबिक चेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूबिक्विनोन, और 5 कार्बन की आइसोपाइरिनाइड्स की बनी होती है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेने और देने की क्षमता रखता है। सुनते रहना, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देने और लेने की क्षमता फ्लेवोप्रोटीन में आ गई और 2 आ गई इसके अंदर यूबिक्विनोन में। चौथा पॉइंट होता है बेटा इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसे FeS प्रोटीन भी कहते हैं। इसमें भी क्या होगा, 2 Fe 2S या 4 Fe 4S टाइप प्रेजेंट होते हैं, या तो 2 मॉलिक्यूल होंगे या 4 होंगे, याद रखना। अब इसमें भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन देने और लेने की क्षमता। अब आपको दिमाग में बिठाना है, कैरियर के अंदर फ्लेवोप्रोटीन और यूबिक्विनोन में 2 इलेक्ट्रॉन लेने और 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, एंड साइटोक्रोम और आयरन सल्फर प्रोटीन में 1 इलेक्ट्रॉन लेने और 1 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। दैट इज़ द वाहक। या ये कह दो, हम बैंक में गए, हमें अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए हमने फॉर्म भर दिया, तो आपने ये फॉर्म भर दिए। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स हम लाइन में लगेंगे और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में 5 कॉम्प्लेक्स, याद करो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर केवल कॉम्प्लेक्स के नाम पढ़े थे, अब इसके फंक्शन देखेंगे। 5 के नाम देखते हैं पहले। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसे NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं, और FMNADH2 डीहाइड्रोजनेज कंपोनेंट पाया जाता है इसके अंदर। क्लियर हो गया कॉम्प्लेक्स। अब ये आपके छोटे छोटे वो भी बन गए क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम बताइए, NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज। कंपोनेंट कौन सा है इसके अंदर, FMNADH2 डीहाइड्रोजनेज कंपोनेंट पाया जाता है। हो गया क्लियर। कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करेगा, इसे सक्सिनेट इसे सक्सिनेट यूक्यू ऑक्सीडोरिडक्टेज
या सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड का पॉइंट दे दिया। तो फिर ये क्वेश्चन बन गया, कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम बताओ। इसे सक्सीनेट यूक्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज या सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज कहते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से पाए जाते हैं? FADH2 डीहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये भी क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स थर्ड। इसे UbH2 साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, UbUQH2 साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज या साइटोक्रोम BC1 भी कहते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 कंपोनेंट पाए जाते हैं। ये भी क्लियर। कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स फोर क्या होता है? इसे साइटोक्रोम CO2 ऑक्सीडो रिडक्टेज या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। दो नाम दे रहा है, देखो, इसे साइटोक्रोम CO2 ऑक्सीडो रिडक्टेज या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। कंपोनेंट कौन से हैं इसमें? साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ATP सिंथेटेज या ATPase कहते हैं। तो ये तो आ गया बेटा हमारा कैरियर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के कॉम्प्लेक्स क्या है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में ये प्रोसेस कैसे करता है, किस प्रकार इसका फंक्शन। नेक्स्ट ओपन टॉपिक देखते हैं अब इसका प्रोसेस, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखना है NADH2 और FADH2 कैसे कन्वर्ट होते हैं ATP के अंदर, क्योंकि ATP जो डायरेक्ट है वो तो हमें मिल गई। अब हम लोगों ने प्रोसेस देख लिया, कैरियर कौन से काम आते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन से काम आते हैं, उन कॉम्प्लेक्सों के थ्रू कन्वर्ट होते होते किस प्रकार हमारी एनर्जी जो है बन रही है। देखिए ये जो पॉइंट है बड़े ध्यान से सुनना, लोगों को लगता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये बहुत ज़्यादा देखते ही, ऐसा कुछ नहीं बेटा। ये पॉइंट जो है इनर स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो हिस्सा है वो है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर पॉइंट पे ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम डायग्राम बनाएं, अगर अपन डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार, तो इस प्रकार डायग्राम बनाते वक्त क्या होगा ये देखिए आप, इस प्रकार। ये तो है मैट्रिक्स बेटा, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैट्रिक्स के बाद ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये देखिए आप। तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस और ये मैट्रिक्स, यहाँ सारा प्रोसीजर होना है माइटोकॉन्ड्रिया में। बस इतना सा खेल है। देखिए जो भी NADH2 FADH2 मैट्रिक्स में आके पड़ा हुआ है, जो ग्लाइकोलाइसिस आया क्रैब साइकिल से है वो मैट्रिक्स में पड़ा है। अब इसको कन्वर्ट करो, ये ATM मशीन में डालो ताकि हमें नोट बाहर आए, हमारा ATM बाहर आए। कैसे, सुनिए। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, कॉम्प्लेक्स को देखना। FMN और FMNH2 सबसे पहले एक्टिवेट होगा और उस दौरान यहाँ से NADH2 से NAD निकल जाएगा और यहाँ जो H पॉजिटिव होगा जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं वो ऑटोमेटिकली इनर मेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठा होता जाएगा। सुनते रहना बड़े ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस चल रहा है FES से जाएगा COQ में। उस दौरान 2H जो ऑटोमेटिक मैट्रिक्स में पड़े हैं वो ऑटोमेटिक इसके अंदर रिलीज़ हो जाएंगे और यहाँ फिर इस दौरान FADH2 से FAD बन जाएगा, फिर H रिलीज़ होकर वो ऑटोमेटिक किस में पड़े हो जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन में। देन आगे प्रोसेस चल रहा है साइटोक्रोम B से FES, जो मैं अभी मैंने आपको बताया था। FES से फिर एक जब साइटोक्रोम C में पहुंचेगा, फिर 2 जो प्रोटॉन है वो रिलीज़ हो जाएंगे और वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ से साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में आएगा, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A में जाएगा और देन साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में जाएगा। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना, ये पॉइंट अगर नहीं समझ आएगा तो मैं अलग से मैंने बना रखा है। जो प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव इकट्ठे होते जा रहे हैं, NADH2 टूटा, 1 टूटा, 2 टूटा, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, सो ऑन, जितने भी हैं, जितने भी प्रोसेस होते रहेंगे वो टूट के NADH2 और H2 इकट्ठे होते जाएंगे। समझ आ गई, 2H इकट्ठे होते जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। अब
नेक्स्ट पॉइंट में देखना आप लोगों ने, अब ये 2H जो है ये एक स्पेशल प्रकार का हमारा F1 पार्टिकल पड़ा है, याद करो आप लोगों ने सुना हुआ है F1 पार्टिकल होते हैं, ये इसका इनर स्पेस है, ये मिडल पीस है और ये आउटर कंडीशन होती है। यहाँ से 2H जो है साइटोक्रोम A और A3 के बीच से होते हुए जब ये F1 प्रोसेस होता है, दिस इज द F1 प्रोसेस, F1 से जब क्रॉस करेगा उस दौरान ADP से ATP का निर्माण होता जाएगा, IP मिलकर और ऑटोमेटिकली यहाँ से H2 ऑक्सीजन को लेकर वाटर बन जाएगा इसमें स्पेशल प्रकार का। नहीं समझ आया प्रोसेस? अब देखो, मतलब ये तो पॉइंट समझ आ गया ना, FMN ये तो आपको याद करना है, रट्टा मारना है, FMNH2, FES से COQ में, साइटोक्रोम B में, FES के अंदर साइटोक्रोम C से, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A से A3, ये प्रोसेस तो आपका क्लियर हो रहा है। उस दौरान NADH2 यहाँ एक्टिवेट होगा जिससे NAD बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन रिलीज हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ। तो उसी प्रकार COQ में FADH2 रिलीज होगा और FAD अलग होके और यहाँ 2H अलग से रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मेन पॉइंट बेटा, जब ये 2H यहाँ इकट्ठे हो गए तो ये देखो, इस पॉइंट को नहीं समझ आया, इस पॉइंट को समझो। अपन ने पढ़ा हुआ है F0 और ये इसका दूसरा पार्ट क्या है F1, इसको F1 कहते हैं, इसको लिख लीजिए आप ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। दैट इज द F1, ये F1 है। तो वही पॉइंट आप ध्यान से सुनना, जब 2H F0 से होकर कौन से पार्टिकल्स में, ये F1 पार्टिकल हैं सारे, इसके F0 से होकर जब ये F1 से क्रॉस करता है उस दौरान यहाँ ADP से ATP का निर्माण होता जाएगा और ये H वापस रिलीज हो जाएगा इधर। ये ATP सारी की सारी इकट्ठी होती है आउटर स्पेस के अंदर। एक NADH2, फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ याद करा रहा हूँ, एक NADH2 जो है वो 3 ATP बनाएगी और एक FADH2 जो है वो कितने बनाएगी, 2 ATP बनाएगी। ये पॉइंट आपको याद करना है, ऐसे नहीं। समझ आ गई बात? ये कितने प्रोसेस है ये निकलते जाएंगे इसके अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद करना है आप लोगों को, 2H F0 से F1 के दौरान जब रिलीज होगा उसी दौरान ADP से ATP का निर्माण होता जाएगा और 2H बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये एक धीरे 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 F1 प्रोसेस के अंदर या F1 पार्टिकल के अंदर ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारे NADH2 और FADH2 ऑटोमेटिकली ATP में हमारी करेंसी के रूप में हमें काम आ जाएंगे। मतलब हमें नोट मिल रहे हैं, अब NADH2 FADH2 टूट रहा है और ATP के फॉर्म में मिल रहा है, तो ये हमें नोट मिल गए। अब इन नोटों को आप खर्च कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं खर्च कर सकते ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ETS का, ये एक प्रकार का ATM मशीन या बैंक का प्रोसेस है जिसने हमारे NADH2 और FADH2 को ATP के रूप में, करेंसी के रूप में हमें दे दिया, जो कि आगे हमें फर्दर काम आ रहा है। जो बाद में शुरू में मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो में देखना, टोटल ATP फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना है। ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP, बिल्कुल सही है। क्रैब साइकिल से 30 ATP, ये भी सही है हमें। और टोटल कितनी होगी, 38 ATP। ये आपको, ये हमारी करेंसी है। ये तभी मिलेगा बेटा 38 जब ये ATS कंप्लीट होगा। अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ETS का बहुत बड़ा रोल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट के पॉइंट से ये ATP को रिलीज करता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन शटल। शुरुआत करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन शटल। इलेक्ट्रॉन शटल है क्या भला, पहले इसके बारे में देखते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन है क्या। सबसे पहले तो याद करो बेटा, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ओके, और अभी मैंने आपको पहले क्या बताया, जितनी भी NADH2 है, FADH2 है, वो ETS में जाकर ही अपनी ATP को करेंसी के रूप में यूज़ करेंगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है बेटा, जो ग्लाइकोलाइसिस हमारा साइटोप्लाज्म में होता उसमें भी NADH2 निकले थी, याद देखना। वो NADH2 कैसे जाएगी, तो बस यही हमारा इलेक्ट्रॉन शटल है। इसलिए ये हिस्सा बता दिया मैंने साइटोप्लाज्म, ये आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, ये मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये सारा पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया का और ये साइटोप्लाज्म का। तो ये पॉइंट देखना, बड़े ध्यान से सुनना, कैसे वो इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल कर मैट्रिक्स में भेजता है, सुनना।
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेलेट में जब बदलेगा उस दौरान NADH2 जो ऑटोमेटिक साइटोप्लाज्म में पड़ी है वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल कर NAD में बना देगी और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस में मिल जाएंगे, मेलेट में। वो मेलेट इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑटोमेटिक जाएगा मैट्रिक्स में और वहाँ रिलीज़ कर देगा उसको। रिलीज़ करते ही वहाँ जो NAD पड़ा है उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर NADH2 बना देगा, वापस NADH2 बन गया। ये NADH2 चला जाएगा ETS में। क्यों? क्योंकि इस NADH2 ने ATP में बदलना है। उस दौरान जब इसने अपना काम कर दिया, छोड़ दिया, तो ये मेलेट वापस OH बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। याद करो OH हमेशा ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस OH से एस्पार्टिक एसिड बनेगा, ये एस्पार्टिक एसिड वापस बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, अगेन OH बनाएगा। फिर वही प्रोसेस, जितने NADH2 पड़े हैं वो अपने प्रोसेस लेते लेते सारे NADH2 ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर देगा। दैट इज़ नोन एज मेलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम। मतलब ये कहता है मेलेट और एस्पिरेट की हेल्प से, क्योंकि बेटा ये OA दोनों कॉमन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारा, मेलेट और एस्पिरेट, इसलिए इसका नाम दे दिया मेलेट एस्पिरेट शटल, क्योंकि मेलेट और एस्पिरेट मतलब एस्पेरिक एसिड की, एस्पार्टिक एसिड की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ये हो गया मेलेट एस्पिरेट शटल। दूसरा होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। सुनना यही पॉइंट, सेम पॉइंट बेटा। ये साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फिर वही पॉइंट, डाई HAP क्या करेगा, सबसे पहले ग्लिसरॉल फॉस्फेट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ग्लिसरॉल फॉस्फेट। जब डाई HAP ग्लिसरॉल फॉस्फेट में बदलेगा उसी दौरान NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन निकालकर NAD में दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ, ग्लिसरॉल फॉस्फेट के अंदर। वहाँ से उठाकर ये जाएगा लेकर उसको मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ इसको रिलीज़ कर देगा। रिलीज़ कर दे ही मैट्रिक्स के अंदर जो पड़ा हुआ FAD है वो उसको ग्रहण करके FADH2 बना देगा और ये FADH2 चला जाएगा ETS के अंदर। क्लियर? क्योंकि ETS में क्यों जाएगा, इसने भी ATP बनानी है। ठीक है, अगेन जब इसने अपना काम कर दिया ग्लिसरॉल फॉस्फेट ने, अगेन डाई HAP बनेगा, डाई HAP, P है बेटा, ये ध्यान रखना, HAP, ये डाई HAP बनेगा। डाई HAP अगेन बाहर आकर वापस डाई HAP बदलेगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, फिर ग्लिसरॉल फॉस्फेट। तो यहाँ ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ सबसे बड़ा रोल किसका है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट का, इसलिए इसको नाम दे दिया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। यहाँ रोल था मेलेट का और एस्पार्टिक एसिड का, जिसको एस्पिरेट भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम आ गया मेलेट एस्पिरेट शटल। यहाँ इसका रोल है ग्लिसरॉल फॉस्फेट का, इसलिए नाम आ गया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। अब एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट मेलेट एस्पिरेट शटल क्यों है, क्योंकि ये हार्ट में, किडनी में और लीवर में पाया जाता है। और बेटा तीनों ही ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हार्ट भी इंपॉर्टेंट है, किडनी भी इंपॉर्टेंट है, लीवर भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, तो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें मिलेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि स्पेशल ऑर्गन में मिलता है। तो दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन शटल। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि शुरू में बेटा अपन ने पढ़ा था टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन के कितने पार्ट थे, दो, एक तो था ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये अपन ने ETS पहले पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बच्चों के मन में होता है पता नहीं क्या नई चीज़ है, बेटा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब कितना शॉर्ट में लिख दिया मैंने, OP मैंने ऑस्मोटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अक्कर इन F1 F0 पार्टिकल, बस। मतलब F1 से F0 पार्टिकल में जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। मतलब कहने का बेटा, यहाँ जो डायरेक्ट ATP उसकी बात नहीं करेंगे अपन सिर्फ बात करेंगे NADH2 और FADH2। मतलब NADH2 और FADH2 किस प्रकार ATP में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी बात करेंगे। तो देखें वही पॉइंट है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। FMN FES में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन प्रोटीन, 2 इलेक्ट्रॉन फिर गए CO के अंदर गए साइटोक्रोम B में, साइटोक्रोम C में। उसके दौरान यहाँ देखना, यहाँ एक NADH2 NAD एक 2H पॉजिटिव रिलीज करके NAD बना देगा। ये देखिए ये 2H यहाँ आ गया, ये 2H ऑटोमेटिक बाद में H2 का निर्माण करेगा, जो जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर।
सेम पॉइंट बेटा, जब ये FeS प्रोटीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आगे COQ से निकलता है तो यहाँ से फिर एक FeDS2 अपने हाइड्रोजन को रिलीज करके और FAD में बदल जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम B में जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 में जाएगा। और उस दौरान ये देख लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक आगे से आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। और ये जो पॉइंट दिखाया है ये आपने पढ़ा हुआ है, F1 पार्टिकल दिखाया है, इसका बेस जो होता है वो F0 होता है और ये F1 पार्टिकल होता है। वही पॉइंट, जब 2 हाइड्रोजन आयन जो है निकल कर इसमें आते हैं तो उसी दौरान ADP से ATP निर्माण होगा। ये देखिए आप, जैसे हाइड्रोजन आयन निकला ADP से ATP बना, ये ATP बन रहा है, ये ATP बन रहा है, देन अगेन ADP से ATP बनेगा, ये हाइड्रोजन आयन निकलेगा। और लास्ट में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बेटा तो उस समय O2 इस H के साथ फंक्शन करके बना देगा H2O। ये याद रखना, ये हाइड्रोजन जो आयन है वो इसके साथ मिलकर बना देगा H2O। ये मेटाबॉलिक वाटर का निर्माण हो जाता है लास्ट में, ये लास्ट में होगा, पहले नहीं होगा। तो यही है, हम लोगों ने पढ़ा एक ग्लूकोज से 10 NADH2 बनेंगे, 30 ATP। याद करो, एक NADH2 किसके बराबर है? एक NADH2 = 3 ATP, जो मैं बार बार बताता हूँ आपको बेटा। तो 3 ATP है तो 10 × 3 कितना हो गया? 30 ATP। 2 FADH2 किसके बराबर है? एक FADH2 पता होना चाहिए 2 ATP के बराबर है, तो ये हो गया 4, तो टोटल हो गया 34 ATP। और अपन ने कितने पढ़े हुए हैं? 38। इट मीन्स बाकी के जो 4 ATP हैं वो अपने को डायरेक्ट यूज़ हो रहे हैं, या मतलब डायरेक्ट लाभ मिल रहा है हमें, ये याद रखना है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में केवल इतना याद करना है, NADH2 और FADH2 किस प्रकार ATP में बदल रहे हैं। तो बस याद रखना बेटा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से NADH2 और FADH2 के 10, FADH2 के 2 मॉलिक्यूल मिलकर टोटल 34 ATP बनाते हैं। दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटे टॉपिक है अभी बेटा, कीमोऑस्मोसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब इसमें अपनी कीमोऑस्मोसिस देखेंगे कि किस प्रकार ये एक्टिवेट होता है। जैसे अपन देखेंगे अभी कीमोऑस्मोसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फिर देखेंगे कीमोऑस्मोसिस ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन। मतलब इसमें कीमोऑस्मोसिस कैसे होता है केमिकल से रिलेटेड, एक्सप्लेन बाय पी मिचेल ने दिया था सबसे पहले 1978 में। इसको याद रखना, साइंटिस्ट का नाम याद रखना इसके अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे दिया, 2-3 टॉपिक थ्योरी लिखी है, बाकी आप खुद लिखें। ATP फॉर्मेशन रिक्वायर H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट। ये देखिए ATP फॉर्मेशन कब होगा? रिक्वायर H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल क्लियर दिख, जब तक H पॉजिटिव प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं आएगा तब तक उसकी ATP रिलीज नहीं होगी। एंड दीज, ये लिख दिया, देखो आगे, दीज H पॉजिटिव पास थ्रू द प्रोटॉन टनल और कपलिंग फैक्टर और F0 पार्टिकल इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये रहा, यहाँ से ट्रांसफर होगा, दैट इज द कपलिंग फैक्टर। इसको F0 को क्या कहते हैं? कपलिंग फैक्टर। याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। कितने सारे नाम है, प्रोटॉन टनल भी कह दिया इसको, पास होना, यहाँ से हाइड्रोजन जब उसमें पास होगी उसको प्रोटॉन टनल कह दिया, और कपलिंग फैक्टर कह दिया, और F0 पार्टिकल कह दिया। तो यहीं से ये बता रहा है जैसे जैसे वो प्रोटॉन ग्रेडियंट पास होता रहेगा ATP निकलती रहेगी। ये पॉइंट याद रखना अपने, ठीक है। ये देखिए, ये डायग्रामेटिक पॉइंट से दिखा दिया, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये मैट्रिक्स है जो अपन बार बार बात करते हैं। ATP कहाँ इकट्ठा हो रहा है? मैट्रिक्स में इकट्ठा हो रहा है। तो वही पॉइंट, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन जो है हायर मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट ट्रांसफर होगा इसके अंदर। तो जैसे ही ट्रांसफर होगा ATP एंजाइम में, ये बताया होगा मैंने पहले भी, ADP से ATP में जाएगा और लो H बनता रहेगा। ये ऑटोमेटिक फिर वापस एनर्जी ऑटोमेटिक चली जाएगी एनर्जी के पॉइंटों से। तो ये एक प्रकार का टनल का काम करेगा। मतलब कौन? कपलिंग फैक्टर या F0। तो ये कपलिंग फैक्टर बताया अपन ने, ये पॉइंट जो दिखाया, जिसमें ये बता दिया बेटा, ये बेसल पार्ट होता है इसका F1 पार्टिकल का, ये इसका हेड पार्ट होता है, और बेसल पार्ट होता है उसको F0 भी कहते हैं, कपलिंग फैक्टर भी कहते हैं। बस यही पॉइंट दिखाया है इसके अंदर। कपलिंग फैक्टर से प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन जो है जैसे ही पास ऑन होता है वहाँ से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ATP के फॉर्म में। यही लिख दिया, दीज H पॉजिटिव पास थ्रू द प्रोटॉन टनल और कपलिंग फैक्टर और F0 पार्टिकल इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये दिखा रहा है आपने, यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के ऊपर ये इफेक्टर लगा हुआ है, जिसे बोलते हैं F1 पार्टिकल, उसका बेसल पार्ट जो होता है F0 होता है, ये कपलिंग, यहाँ से इनर मेम्ब्रेन से प्रोटॉन ग्रेडियंट निकलेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र जैसे ही होकर जाएगा, लिख दिया लो बन जाएगा। क्योंकि लो क्यों बन गया? कि उसने ADP से ATP का निर्माण कर दिया, और जो बचा हुआ है वो वापस वहाँ काम नहीं करेगा, वो वापस प्रोटॉन से होता हुआ, मतलब नॉर्मल प्रोटीन से होता हुआ बाहर आ जाएगा। देन अगेन इसने फिर अगर ATP बनाना है तो उसने उसी कपलिंग फैक्टर्स के थ्रू अंदर जाना है, प्रोटॉन टनल के थ्रू अंदर जाना है, देन अगेन एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है कीमोस्मोसिस का, याद है। चलिए नेक्स्ट देखें बेटा, अब अपन बात करेंगे कीमोस्मोसिस ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन। अपन ने पढ़ा था ना फोटोफॉस्फोरिलेशन पहले किस में? फोटोसिंथेसिस में, याद करो। व्हाट इज आई मीन बाय फोटोफॉस्फोरिलेशन? सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP का निर्माण इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन, याद करना। तो यहाँ अपन ने ये पॉइंट दिखा रखा है फोटोसिंथेसिस ETS। तो ये आज एक नई चीज़ आपके लिए, हालांकि नई चीज़ नहीं है, आपने पढ़ी होगी, परंतु फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में रहता है ETS ओनली प्रेजेंट इन रेस्पिरेशन। नहीं बेटा, ETS का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब जिस भी प्रोसेस में NADH2 या FADH2 या NADPH2 निकलता है, उस प्रोसेस को NADPH2 को ऑटोमेटिकली ATP करेंसी के रूप में यूज़ करने के लिए हमें ETS की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अपन जो आज ETS कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर ETS कैसे होता है। ये देखो स्ट्रोमा पार्ट दिखा रखा है, थाइलेकॉइड दिखा रखा है, किसका पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट का, याद करना, ठीक है। ये थाइलेकॉइड स्पेस दिखा रखे हैं इसके अंदर। ये सुने, अब ध्यान से सुनना, डायग्राम आपको बनाना है, इजी डायग्राम है, कोई लंबा चौड़ा डायग्राम नहीं है। इसकी स्क्रीनशॉट लो, डायग्राम तैयार। अब देखें, ये फोटोन पॉइंट दिखा रखा है मैंने, ये PS, पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ये सारा का सारा लिपिड, याद करो, लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर होती है ना, 2 लिपिड पार्टिकल होते हैं इसके अंदर। ये PS सेकंड दिखा रखे हैं इसके अंदर। ये आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ये हिस्सा PS सेकंड है, फर्स्ट है सॉरी। ये हिस्सा जो है NADP रिड्यूटेज। ये अलग अलग प्रोसेस इसमें शो हो रहे हैं। मैंने कुछ जो PS सेकंड और PS फर्स्ट को तो कर दिया रेड से, और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और NADP रिड्यूटेज को कर दिया ब्लू से। अब देखें, जब स्टार्टिंग में फोटोन पार्टिकल, मतलब जो अपने क्वांटोसोम निकालता है, लाइट को लेता है फोटोन के रूप में, वो PS सेकंड में आएगा। वहाँ से ऑटोमेटिक, याद करो, एक स्पेशल प्रकार का वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम होता है, 2H लेकर वो O2 और 4H में निकाल देगा। मतलब वाटर स्प्लिटिंग का मतलब होता है जो वाटर को तोड़ेगा, वो एक ऐसा एंजाइम यहाँ लगेगा जिससे O2 अलग हो जाएगा और 4H पॉजिटिव जो है अलग हो जाएंगे, ठीक है। देन ये ऑटोमेटिक जाएगा PS सेकंड से होता हुआ Q, मतलब प्लास्टोक्विनोन से, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन से, ये प्लास्टोसाइनिन है, उस दौरान फिर H पॉजिटिव निकल जाएगा। प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट में, याद करो, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दिखा रहे हैं इसके अंदर। PS फर्स्ट में जाएगा, वो जाके वहाँ FAD में जाएगा, FAD मैंने फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से होता हुआ वापस ये H पॉजिटिव और NADH2 P निकाल के NADPH बना देगा। इट मीन्स यहाँ फोटोन ग्रेडियंट इकट्ठे होते रहेंगे। ये प्रोटोन ग्रेडियंट है बेटा, ये जितने भी H इकट्ठे होंगे वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? स्ट्रोमा पार्ट में, क्योंकि वहीं जाके ATP कन्वर्ट होगा। कैसे? आगे देखो, ये कीमोस्मोसिस दिया है क्लोरोप्लास्ट में, मतलब यहाँ तो उन्होंने बता दिया प्रोटोन ग्रेडियंट। ये एरो ये दिखा रहा है भी यहाँ प्रोटोन ग्रेडियंट इकट्ठे होंगे किस पोर्शन के अंदर? थाइलेकॉइड स्पेस में H पॉजिटिव। ये पता होना चाहिए प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब क्या है। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे उतनी ज़्यादा हमारी ATP निकलेगी, दिमाग में बिठा लो। अब ये दिखा दिया कीमोस्मोसिस इन क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म, सिंपल PS सेकंड, ATPase और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। सिंपल, इसमें कोई लंबा चौड़ा पॉइंट नहीं है, सिंपल, मतलब इसी का ही शॉर्ट फॉर्म दिखा दिया। वाटर स्प्लिटिंग हुआ HAD में, मतलब ये सारे के सारे जो है यहाँ से स्टोमा वाले पोर्शन से भी एक्स्ट्रा, स्टोमा वाले पोर्शन से भी एक्स्ट्रा H कहाँ आ जाएंगे? थाइलेकॉइड स्पेस के अंदर। और वाटर जो स्प्लिटिंग हुआ उसका H भी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। मतलब दो पोर्शन, जब H वाटर जो है स्प्लिटिंग होकर वो H पॉजिटिव निकालता है वो भी वहाँ इकट्ठा हो रहा है, और स्ट्रोमा से भी एक्स्ट्रा H पॉजिटिव जो है वो इकट्ठे निकल कर
यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये देखो बहुत सारे H पॉजिटिव, ये काउंट करके नहीं बनाना, बहुत सारे H पॉजिटिव इकट्ठे हो गए। जब ये H पॉजिटिव ATP सिंथेटेज से बाहर जाएंगे, ये देखिए, तो ADP से ATP, बस ये पॉइंट शॉर्ट में दिखाना है। जितने H पॉजिटिव मतलब NADH2 से, FADH2 से या NADPH2 से टूटते रहेंगे, H पॉजिटिव इकट्ठे होते रहेंगे, और H पॉजिटिव जितने बाहर निकलते रहेंगे वो ATP का निर्माण करते रहेंगे। ये बहुत ही इजी पॉइंट है, तो ये पॉइंट याद रखना। ATPase या ATP सिंथेटेज से H पॉजिटिव जब स्ट्रोमा पोषे में जाएगा, उस दौरान ADP से ATP का निर्माण होता जाएगा। सो दैट इज द कीमोऑस्मोसिस इन क्लोरोप्लास्ट। तो मतलब आज अपन लोगों ने बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दोनों पॉइंट में समझ लिया, रेस्पिरेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में भी। तो बस मैं लास्ट में एक पॉइंट फिर रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको पता लग जाए। ATP हमारी करेंसी है, नोट हमारे पास पड़े हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो डायरेक्ट ATP आ रही, ओके। परंतु NADPH2 और FADH2 ये हमें पता है, एक है ना, ये भी 3 ATP के बराबर, ये भी 3 ATP के बराबर, और ये 2 ATP के बराबर। ये ATP को कन्वर्ट करने के लिए हमें ETS की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना ATP के वो ये काम नहीं करते जब तक ATP एनर्जी करेंसी के रूप में नहीं निकलती। तो बस ये समझो, ETS हमारा जो है NADH2, NADPH2, FADH2 का ATM मशीन है, जिसमें हमने कार्ड डाला और करेंसी हमारी ATP के रूप में बाहर आई। वो पैसे जब हमारे पास आ जाएंगे हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। वो चाहे बेटा ETS चाहे आपका फोटोसिंथेसिस में हो, चाहे रेस्पिरेशन में हो। रेस्पिरेशन में इसलिए ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा NADH2, FADH2 और NADPH2 निकलते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस में बहुत कम निकलता है क्योंकि ज़्यादातर उसके अंदर ATP निकलती है। तो ये हुआ बेटा हमारा एक ETS का प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि ये इस टॉपिक में अगर मैं PP और फर्मेंटेशन का प्रोसेस दिखाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना। सेम पॉइंट, आपने अभी मेरा चैनल देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी 26 तारीख को उन बच्चों की परीक्षा हो रही है MGS यूनिवर्सिटी से जो कोविड की वजह से रह गए हैं या जो सप्लीमेंट्री में रह चुके हैं। उनके लिए 2020 में जो बच्चे रह चुके हैं उनके लिए परीक्षा 26 जुलाई को हो रही है, और जो 2021 के स्टूडेंट हैं उनका आगे टाइम टेबल फर्दर आएगा, तो उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगी। और जो बच्चे 21 वाली एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं सारी की सारी, क्योंकि वो अगस्त के फर्स्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट में होगा या अगस्त के एंड में होगा, तब तक आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं। थैंक यू वेरी मच।